48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये एक ऐसी बुक है जिसे अमेरिकन प्रिजन में बैन करके रखा गया, मतलब अमेरिका के जेलों में इसे बैन करके रखा गया। वहां पे प्रिजनर्स कोई भी बुक मंगा सकते हैं, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे वहां पे नहीं मंगाया जा सकता, इसको ऑर्डर नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या खास है इस बुक के अंदर, आइए जानते हैं। इसके अंदर 48 ऐसे लॉज दिए गए हैं जो आपकी पावर को एनहांस करता है। नॉट पावर मतलब आपका फिजिकल पावर नहीं, आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपके अस्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को एनहांस करता है, मॉडिफाई करता है। कैसे आप बहुत ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे आज भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको देख के ही ऐसे मन में ख्याल आता है कि हाँ ये व्यक्ति डिजर्विंग है, ये व्यक्ति इस ओहदे पे बैठने के लिए है। उनका जो ऑरा है, उनका जो चरिज्मा है, वो इतना आकर्षित करता है आपको कि आपको लगता है कि बस यार ये तो बहुत ही मतलब एक ऐसा आइडियल पर्सन है जो इस पोस्ट के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर फेवरेटिज्म के टैग्स लगने लगते हैं। सो वन बाय वन हम लोग कोशिश करेंगे, एक एक लॉ को पढ़ते जाएंगे। मैं एक एक लॉ के एग्जांपल्स और उसके रिवर्सल्स वगैरह आपको बताते चलूंगा। साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताऊंगा कि भाई ये बुक आप लोग को क्यों पढ़नी है, ये बुक के अंदर क्या ऐसा है जो आप लोग को एक मॉडिफाई कर देगा, आपके पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कर देगा और एक अलग ही इंसान आप बन जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना वेस्ट किए थोड़ा और भी टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ कहता है नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने मास्टर को, अपने गुरु को कभी भी आउटशाइन ना कीजिएगा। आउटशाइन मतलब उसको कभी भी ओवरटेक ना कीजिएगा, उनको कभी भी नीचा ना दिखाइएगा, उनको कभी भी सम्मानीय जगह पे रखिएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे 2-3 कहानियां यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन देते हैं, जिसमें से एक फर्स्ट कहानी जो है वो है फॉकेट की। फॉकेट एक मिनिस्टर थे आपके लुई 14 के राज में। लुई 14 फ्रांस के एक बहुत अच्छे किंग रहे थे, जिनके मिनिस्टर थे फॉकेट। उन लुई 14 के एक क्या बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनकी डेथ हो गई। तो फॉकेट जानते थे कि ही इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। वो चाहते थे कि वो पोस्ट उनके नाम पे आ जाए और राजा उनको वो पोस्ट दे दे। दैट इज वाई उन्होंने काफी हथकंडे अपनाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो जस्ट टू इम्प्रेस द किंग, वो किंग को इम्प्रेस करने के लिए, किंग के ऊपर अपना दबदबा बनाने के लिए कि मैं देखिए कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरे पास कितना ज्यादा लोग रॉयल्टी में मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, आप देखिए उन्होंने एक फीस्ट दिया। फीस्ट मतलब एक भोज दिया, एक खाना पे इनवाइट करना होता है ना, वो उनको इनवाइट किया गया। तो राजा को भी इनवाइट किया गया और उन्होंने दिखाया वहां पे जितने भी बड़े, जो भी मतलब पूरे फ्रांस का जो भी सबसे बड़ा व्यक्ति था वो वहां पे अवेलेबल था, वो वहां पे आया हुआ था, जिससे मिनिस्टर अपनी दमखम दिखा सके कि हाँ भाई मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं बहुत पावरफुल हूँ और ये पोस्ट जो वेकेंट हो गई है वो मेरे पास आनी चाहिए। वहां पे राजा आए और राजा को हर तरीके से उन्होंने इम्प्रेस किया। जो फॉकेट थे उन्होंने हर तरीके से जो जो उनसे बन पड़ा वो सब कुछ किया। बेस्ट पॉसिबल वाइन, बेस्ट पॉसिबल गाना, वहां पे जितने भी नाच गाना करने वाले लोग आए थे वो सब बेस्ट पॉसिबल पूरे वर्ल्ड से उन्होंने मंगाए। उन्हें लगा कि ही हैज मेड एन इम्पैक्ट, उन्होंने एक इम्पैक्ट बना दिया है राजा के ऊपर और राजा उससे खुश हो गए हैं। फिर कुछ दिन बाद उनको कैद कर लिया गया, उनके ऊपर आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया गया और लास्ट के उनके जीवन के 20 साल वो जेल में रहे। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा जो इनको ऐसा झेलना पड़ा? राजा ने उनको कैद करवा दिया। किस लिए? क्योंकि राजा को लगने लगा कि भाई जो इतना पावरफुल व्यक्ति है कि एक भोज में वो दुनिया भर के रिचेस्ट लोगों को, जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं उस सबको बुला लाया, तो ये कभी भी मेरी जगह पे बैठने के लिए भी दावेदारी पेश कर सकता है। विच वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ फॉकेट। फॉकेट के दिमाग में ये सब चीजें नहीं थी, उनको सिर्फ वो मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए थी, फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए थी, जो कि वो नहीं ले पा रहे थे और वो ये तरीका अपना रहे थे कि भाई मुझे ये पोस्ट चाहिए। बट राजा गॉट स्कैर्ड, द किंग गॉट स्कैर्ड। किंग लुई ने उनको तुरंत जेल में डालने का आदेश दे दिया एंड ही स्पेंट हिज लास्ट 20 years ऑफ द लाइफ इन जेल। ऐसे आप समझ सकते हैं कि भाई कितना मतलब किस तरीके से आप मास्टर से आगे जाने की अगर कोशिश करोगे तो आपको रिवर्सल देखना पड़ सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और कहानी वो बताते हैं। देयर वाज अ टी ऑर्गेनाइजर। जापान में एक समय था जब बहुत मतलब टी का एक बोलबाला था, सबको टी बहुत पसंद था और तो उसके लिए अलग से पोस्ट हुआ करती थी, टी ऑर्गेनाइजर की पोस्ट। तो बहुत सारे लोग इस पोस्ट में बहुत अच्छा करते थे। इसमें एक थे रियुकी, ठीक है, जो कि राजा हिकोडी यास्की, हिडेक्योस्की, सॉरी नाम लेने में गलती हो गई, वो उनके लिए काम करते थे और उनके लिए ये टी ऑर्गेनाइज करवाते थे, टी की जो पार्टियां होती थी वो करवाते थे। ठीक है, हेडियोस्की उनका नाम था। सो आफ्टर सम टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ वजह से उनको कैद में करवा दिया, मतलब जो टी ऑर्गेनाइजर थे रियोकी, उनको उन्होंने कैद में करवा दिया। रिक्यू, सॉरी उनका नाम रिक्यू था, ठीक है, रिक्यू नहीं, रिक्यू था उनका नाम। तो उनको उन्होंने जेल में डलवा दिया। तो बाद में उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों ऐसा किया, राजा से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया गया, क्यों कहा उनको जेल में क्यों डलवाया। तो बाद में उन्होंने बताया, राजा ने बताया कि भाई जो रिक्यू है वो उन्होंने अपने घर के बाहर अपनी एक पोर्ट्रेट बनवाई है, अपनी एक क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट नहीं, एक मूर्ति बनवाई है जिसमें उन्होंने सैंडल्स पहने
हैं, ये देखिए ये सैंडल्स पहन के रखे हैं, ये सैंडल्स जो है दे आर साइन ऑफ रॉयल्टी, ठीक है, वो रॉयल्टी की साइन है। जो उस समय जो जापानीज एम्प्रेस वगैरह होते थे वो ये सब पहनते थे, ना कि आम आदमी, ठीक है। आम आदमी को ये सब पहनने का अधिकार नहीं था, मिनिस्टर्स को भी पहनने का अधिकार नहीं था, रॉयल्टीज को सिर्फ अधिकार था, ठीक है। जो हायर क्लास के नोबिलिटीज थे उनके भी पास सैंडल्स होते हैं, लेकिन कम तरीके के होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना खुद का बनवा के मेन रोड पे अपने घर के जस्ट मेन बाहर उन्होंने लगवा दिया था, जिससे आते जाते लोगों की नजर उस पर पड़ती थी। तो राजा इससे खफा हो गया, वो गुस्सा हो गया और उन्होंने इनको जेल में बंद करवा दिया और फिर बाद में अल्टीमेटली इनको डेथ सेंटेंस हो गई, ठीक है। सो दिस टू पॉइंट्स, दिस टू स्टोरीज प्रूव दैट कि किस तरीके से आप अपने मास्टर से अगर आगे जाने की कोशिश करोगे तो इट विल इवेंचुअली बैकफायर, इट मे इवेंचुअली बैकफायर। आज भी ये सब लॉज पूरी तरीके से लागू करते हैं, तो मेंटेन कीजिएगा कि कभी भी जिसने आपको कुछ सिखाया हो उसकी रेस्पेक्ट हमेशा अपने दिल में रखिएगा। कभी भी उससे आउटशाइन करने की कोशिश कीजिएगा, भले आप उससे आगे निकल जाइए, उससे आपके सिखाने वाले को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपके गुरु को, आपके मास्टर को हमेशा खुशी मिलेगी कि आपका उनका डिसाइपल इतना आगे चला गया। लेकिन अगर आप चाहोगे कि भाई उनको आउटशाइन करके उनको नीचा दिखाओ, सो इवेंचुअली वो बैकफायर करेगा, ओके। लास्टली इस लॉ के रिवर्सल पे आते हैं। हमेशा आप आउटशाइन ना करने के चक्कर में पड़े रहोगे तो एक दिन आप अपनी जो व्यक्तित्व है उसको कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप मास्टर अगर इस स्थिति में नहीं है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, तो वेट फॉर योर टाइम, अपने टाइम को वेट कीजिए, आपका समय आएगा, मास्टर आपको खुद ही उस पद पे बिठा के चले जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? एक समय आएगा, कोई भी हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं है, सबका अपना अपना दिन निश्चित है। उस दिन मास्टर आपको अपनी गद्दी पे बिठा के खुद चले जाएंगे। सो वेट फॉर योर टाइम। रिवर्सल यही कहता है कि भाई हमेशा आउटशाइन ना करो, कभी आपको आउटशाइन करने का मौका खुद ही आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ रिवर्सल, दिस इज अ रिवर्सल मींस इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसमें रिवर्सल्स नहीं होंगे, सो उनको भी हम लोग देखेंगे, बारी बारी से एक एक लॉ देखते चलेंगे। ये है द 48 लॉज ऑफ पावर की बुक, बेस्ट सेलर रही है। आज भी इसकी कॉपीज बहुत मतलब तगड़ी बिकती हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत मुश्किल से मिला था, ठीक है। सो यू हैव टू बाई इट, यू हैव टू स्टडी इट, आपको देखना है, पढ़ना है। ये किसी भी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ये ऑल मतलब ऑल प्रिवेलिंग है, आपको किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, लेकिन आप इसके ऊपर मतलब आप इसको पढ़ सकते हो और इसके ऊपर अमल कर सकते हो, ठीक है। चलिए वाइंड अप करता हूँ, बाय।